सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह की दीवारों को देखा है जो चुपचाप चीखती हों? क्या आपने कभी किसी ऐसी जमीन पर कदम रखा है जहां हर ईंट के नीचे एक कहानी दफन है, एक ऐसी कहानी जो खून से लिखी गई थी? दोस्तों, अमृतसर 1919 का अप्रैल महीना। गर्मी की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन शहर के भीतर जो आग सुलग रही थी वो मौसम की गर्मी से कहीं अधिक खतरनाक थी। पंजाब, जो अंग्रेजों के लिए वफादारी की मिसाल समझा जाता था, अब उनके लिए एक बेचैन और अस्थिर क्षेत्र बन चुका था। पहले विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारतीयों से कई वादे किए थे, स्वशासन, अधिकार और सम्मान का वादा। लेकिन युद्ध के बाद उन्होंने भारतीयों को उपहार में दिया रॉलेट एक्ट, एक ऐसा कानून जो बिना मुकदमे और बिना अपील के किसी को भी जेल में डाल सकता था। यह कानून लोगों की आत्मा पर चोट था। पंजाब के शहरों में इसका विरोध हो रहा था। लाहौर, दिल्ली और खासकर अमृतसर में लोगों ने आवाज बुलंद की थी। इन्हीं विरोधों के अग्रणी नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, दो ऐसे लोग जो बिना किसी हिंसा के केवल विचार और शब्दों से लड़ रहे थे। 9 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों ने एक निर्णय लिया। बिना किसी मुकदमे के इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और गुप्त रूप से पहाड़ी इलाके की ओर भेज दिया गया। यह खबर जैसे ही अमृतसर पहुंची, शहर में उबाल आ गया। 10 अप्रैल की सुबह सैकड़ों लोग अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस की ओर चल पड़े। उनका मकसद था अपने नेताओं की रिहाई की मांग करना, लेकिन अफसरों ने उन्हें संवाद देने की जगह गोलियों से जवाब दिया। भीड़ में भगदड़ मच गई, कुछ मारे गए और कुछ घायल हुए। जवाब में कुछ लोगों ने क्रोध में आकर यूरोपीय क्लब और सरकारी दफ्तरों में तोड़फोड़ कर दी। इसी दिन शाम तक ब्रिटिश शासन ने अमृतसर को संदेहजनक क्षेत्र घोषित कर दिया। ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, जो उस समय जालंधर में तैनात थे, उनको अमृतसर बुलाया गया। डायर एक कट्टर साम्राज्यवादी था। उसके लिए भारतीयों की जान कोई मायने नहीं रखती थी। वो बस आज्ञाकारिता चाहता था। उसने अमृतसर आते ही पूरे शहर में मार्शल लॉ जैसा माहौल बना दिया। जुलूस, सभा या किसी प्रकार की भीड़ पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। लेकिन लोग इस बात से भी नहीं सहमे। 13 अप्रैल 1919 का दिन था, पंजाब का सबसे बड़ा त्योहार बैसाखी। किसान, व्यापारी, स्त्रियां और बच्चे आसपास के गांव से अमृतसर आए थे। इसी दिन शाम के 4 बजे जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा बुलाई गई। जगह बहुत बड़ी नहीं थी और वो भी चारों ओर से दीवारों से घिरी हुई थी और सिर्फ 1-2 संकरे रास्ते थे। वहां कोई हथियार नहीं थे, कोई हिंसा नहीं थी, केवल भाषण, विरोध और उम्मीद थी। जब यह सभा चल रही थी, जनरल डायर को इसकी सूचना मिली। इसके भीतर एक निर्णय कौंधा, उसे जनता को सबक सिखाना होगा। वह 90 सैनिकों के साथ, जिसमें गुरखा और बलूच रेजिमेंट के जवान थे, उन सबको लेकर जलियांवाला बाग की ओर चल पड़ा। उसके सैनिकों के पास राइफलें थी और लगभग 1650 गोलियां। बाग के एकमात्र मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचकर उसने बिना किसी चेतावनी के आदेश दिया, फायर। गोलियां चलनी शुरू हुई। लोग भागने लगे, लेकिन चारों ओर दीवारें थी। कुछ लोग बच्चों को ढाल बनाकर छिपने लगे, कुछ अपनी मां को ढूंढते रहे और कुछ केवल चीखते रहे। मौत की चीखें, बारूद की गूंज और बाग के भीतर फैली खामोशी सब एक साथ घुलकर एक भयावह दृश्य बन गई थी। जनरल डायर के सैनिकों ने तब तक गोलियां चलाई जब तक उनकी गोलियां लगभग खत्म नहीं हो गई। सैकड़ों लोग वहीं गिर पड़े। कुछ मर चुके थे, कुछ तड़प रहे थे। बाग के भीतर एक कुआं था। कई लोग जान बचाने के लिए उसमें कूद गए, लेकिन वह कुआं भी कब तक सहता। अंततः वह भी लाशों से भर गया। जनरल डायर ने बाग के भीतर ना एम्बुलेंस बुलाई, ना ही किसी डॉक्टर को बुलाया। घायल लोग पूरी रात वहीं पड़े रहे। कई तो रात भर दर्द से तड़पते तड़पते दम तोड़ बैठे। इस त्रासदी की खबर अगले दिन तक अमृतसर के बाहर नहीं जा पाई। अंग्रेजों ने टेलीग्राम और अखबारों पर सेंसर लगा दिया, लेकिन धीरे धीरे यह समाचार लाहौर, दिल्ली और लंदन तक पहुंच गया। भारत में शोक और आक्रोश फैल गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी। गांधी जी, जो उस समय तक केवल अंग्रेजी न्याय प्रणाली में विश्वास रखते थे, इस घटना के बाद पूरी तरह क्रांति की राह पर आ गए। उन्होंने पहली बार असहयोग आंदोलन की कल्पना की। जलियांवाला बाग केवल एक बाग नहीं रहा, इट बिकम ए ग्रेवयार्ड ऑफ होप एंड ए बर्थ प्लेस ऑफ रेसिस्टेंस।
ब्रिटिश सरकार ने एक जांच आयोग बिठाया जिसका नाम था हंटर कमेटी। लेकिन डायर को इस नरसंहार के लिए कोई सजा नहीं मिली। उल्टा इंग्लैंड में कुछ वर्गों ने उसकी प्रशंसा भी की। लंदन के एक क्लब में उसे सम्मानपूर्वक डायर ऑफ अमृतसर कहा गया। यह और भी अपमानजनक था भारत की उस आत्मा के लिए जिसने शांतिपूर्ण विरोध किया था। बहुत बाद में कांग्रेस पार्टी ने खुद जांच कर सत्य को सामने लाया। 379 लोगों की आधिकारिक मौत दर्ज की गई, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह संख्या हजारों से ऊपर थी। उनमें बच्चे थे, स्त्रियां थी और बूढ़े भी थे। किसी के पास कोई हथियार नहीं था, केवल बोलने का अधिकार था जिसे डायर ने बारूद से कुचल दिया। कई दशकों बाद जलियांवाला बाग के भीतर उन गोलियों के निशान अब भी दीवारों पर है। वह कुआं अब भी वहां है, लेकिन खामोश। लेकिन हर साल लाखों लोगों को यह याद दिलाता है कि कैसे एक सत्ता ने भय से सच्चाई को दबाना चाहा, लेकिन उस भय ने ही भारत को उसकी आजादी की राह पर एक कदम और आगे बढ़ा दिया। जब अंधेरा धीरे धीरे अमृतसर की गलियों में उतर रहा था, जलियांवाला बाग में पसरा खून अब सूखने लगा था। चारों ओर लाशें बिखरी थी। कुछ की आंखें अब भी खुली थी, जैसे मौत को आते हुए देखा हो और फिर वहीं ठिठक गई हों। बच्चे अपनी मां के निर्जीव शरीरों से लिपटे हुए थे। स्त्रियां अपने परिजनों को झकझोरती रहीं, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। और जनरल डायर वह तो उस बाग को छोड़कर बिना पीछे देखे लौट गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उस रात अमृतसर की गलियों में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी डर से ज्यादा अपराध बोध की थी। जैसे किसी माँ ने अपने बच्चों को मरते देखा हो और अब खुद को माफ नहीं कर पा रही हो। लोग घरों में बंद थे, लेकिन हर गली के छोर पर हर दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। बाग के भीतर जो लोग घायल थे उन्हें कोई मदद नहीं मिली। ब्रिटिश सेना की सख्ती ने किसी को भीतर जाने नहीं दिया। कुछ स्थानीय लोगों ने रात के अंधेरे में धीरे धीरे दीवार फांदी और भीतर घुसे। वहां जो देखा वो उन्हें जीवन भर के लिए बदल गया। कुछ लोग अब भी सांस ले रहे थे, कमजोर लेकिन टूटी हुई सांस, लेकिन जीवित थे। जिनकी सांसें बंद हो चुकी थी उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि लोगों ने गिनना छोड़ दिया था। गुरुद्वारों और मंदिरों के दरवाजे खुले, लोगों ने चुपचाप शवों को बाहर लाना शुरू किया। कई शव तो इतने बुरी तरह क्षत विक्षत थे कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा था। माँ बाप अपने बच्चों को पहचानने के लिए उनकी कलाई की चूड़ी या जेब में रखे पुराने सिक्कों का सहारा ले रहे थे। उस रात अमृतसर में ना कोई नींद थी, ना कोई आंसू सूखे थे। वो रात इतिहास की सबसे काली रात बन चुकी थी। अगली सुबह तक खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग सड़कों पर उतर आए थे, लेकिन इस बार नारे या विरोध नहीं था। इस बार केवल सन्नाटा था, जैसे पूरी सभ्यता स्तब्ध हो गई हो। डायर की सेना ने जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए। अखबारों पर रोक लगा दी गई। लाहौर, दिल्ली या कलकत्ता के किसी भी पत्रकार को अमृतसर आने नहीं दिया गया। लेकिन खबरें फिर भी निकली। किसी ने किसी को चिट्ठी लिखी, किसी ने रेल के सफर में बगल में बैठे मुसाफिर को सच बताया। धीरे धीरे पूरे भारत में यह सच्चाई बहती गई, जैसे कोई धुआं जो पूरी हवा में फैल जाता है। जब गांधी तक यह खबर पहुंची तो वे शौक में थे। उन्होंने अपने निकटवर्ती सहयोगियों से कहा, अगर यह सच्चाई है तो अब हमें चुप नहीं रहना चाहिए। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ अपना आंदोलन पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन अब यह आंदोलन एक नई दिशा लेने वाला था। उन्होंने असहयोग आंदोलन की नींव रखनी शुरू कर दी, लेकिन उनका पहला लक्ष्य था सत्य जानना। उन्होंने अपने सहयोगियों को अमृतसर भेजा और वहां के लोगों से सच सुना। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ा। इंग्लैंड में भी कुछ लोग इस घटना से शर्मिंदा थे। वहां की संसद में सवाल उठे और फिर मजबूरी में हंटर कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी को भारत भेजा गया ताकि वे जांच करे और रिपोर्ट तैयार करे, लेकिन यह सिर्फ एक दिखावा था। जब हंटर कमेटी अमृतसर पहुंची तो डायर ने बेहिचक स्वीकार किया कि उसने गोली चलाने का आदेश दिया था। लेकिन जब कमेटी ने उससे पूछा, क्या आपने कोई चेतावनी दी, तो जनरल डायर ने गर्व से कहा कि नहीं, मैंने चेतावनी देने की जरूरत नहीं समझी। और जब पूछा गया कि गोली कब तक चलवाई तो उसने कहा, जब तक हमारे पास गोलियां थी। यह उत्तर सुनकर कमेटी के कुछ सदस्य भी सन्न रह गए, लेकिन फिर भी जनरल डायर को सजा नहीं दी गई। उसे सेवा से रिटायर कर दिया गया और वह इंग्लैंड लौट गया। वहां उसके स्वागत में चंदा इकट्ठा हुआ। लोगों ने उसकी तारीफ की और उसे हीरो बताया गया। भारत का जख्म वहां सम्मान बन गया था। जलियांवाला बाग अब केवल एक स्थान नहीं रहा,
इट बिकम ए सिंबल। वहां हर साल लाखों लोग आने लगे। दीवारों पर गोलियों के निशान अभी भी वैसे ही थे। उस कुएं को संरक्षित किया गया जहां जान बचाने के लिए दर्जनों लोग कूदे थे। उन दीवारों के भीतर अब भी सिसकियां गूंजती हैं, अनदेखी, अनकही, लेकिन अटूट। यह घटना केवल एक हत्याकांड नहीं थी, इट वॉज ए टर्निंग पॉइंट। भारत अब अंग्रेजों से केवल अधिकार नहीं मांग रहा था, अब भारत उन्हें निकालना चाहता था। यह दर्द, यह बलिदान, यह अन्याय, इन सब ने देश के हर कोने को जगा दिया था। और तब से अब तक जलियांवाला बाग हर भारतीय की चेतना में है। वह बाग अब खून से सींचा गया वह बीज है जिससे आजादी का वृक्ष फूटा। बाग की खामोशी कई दिनों तक बनी रही। दीवारों के भीतर बिखरे खून के धब्बे, सूखी मिट्टी में रिसे आंसुओं की महक और दीवार पर गड़े गोलियों के छेद, सब कुछ जैसे बोल रहे थे। पर इन निशानों से भी ज्यादा तीव्र थी वो स्मृतियां जो जीवित लोगों के दिलों में थी। हरभजन सिंह, जो उस समय केवल 16 वर्ष का था, अपने पिता के साथ उस सभा में गया था। उन्होंने बाद में अपनी गवाही में कहा कि हम पीछे की तरफ बैठे थे। अचानक गोलियां चलने लगी। पहले तो हम समझे कि शायद पटाखे हैं, लेकिन फिर जब लोगों के सीने फटते देखे तो समझ आया कि अब मौत आई है। मैंने पिता का हाथ खींचा पर वो तब तक गिर चुके थे। मैं उन्हें छोड़कर भागा नहीं, मैं वहीं लेट गया और उनके शरीर के नीचे छिप गया। उन्होंने मुझे बचाया पर खुद नहीं बचे। उसी दिन बाग में एक युवती भी थी, नसीम। वह अपने छोटे भाई को खोजते हुए वहां पहुंची थी, जिसे एक दिन पहले पुलिस डंडे मारते हुए लेकर गई थी। उसे उम्मीद थी कि शायद वह सभा में कुछ सुन पाए। वह बाग के किनारे खड़ी थी जब गोलीबारी शुरू हुई। उसकी टांग में गोली लगी और वह जमीन पर गिर पड़ी। पास में एक बच्चा पड़ा था जिसके सीने से खून बह रहा था। वह शायद 6 या 7 साल का होगा। नसीम ने कहा, वो मुझे देखता रहा जब तक उसकी आंखें शांत नहीं हो गईं। इतनी निर्दयता से गोलीबारी की गई थी कि किसी को सोचने तक का समय नहीं मिला। जलियांवाला बाग का वह कुआं, जो उस समय एक सामान्य जल स्रोत था, भीड़ के लिए एकमात्र उम्मीद बन गया था। कई लोगों ने जान बचाने के लिए उसमें छलांग लगा दी, लेकिन जल्द ही वह कुआं भी लाशों से भर गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मदन मोहन मालवीय ने जब बाग का दौरा किया तो उन्होंने कहा, वह कुआं उस दिन एक कब्र बन गया था। ब्रिटिश फौजियों में से कई बलूच रेजिमेंट के सैनिकों को बाद में मानसिक तनाव से जूझते देखा गया। एक सैनिक ने गुप्त रूप से बताया कि हमें बताया गया था कि विद्रोह हो सकता है, लेकिन वहां तो बूढ़े, औरतें और बच्चे थे। हमने गोलियां चलाई और हमारे अफसर ने हमें रोका नहीं। बस तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक हमारे हथियार गर्म नहीं हो गए। जलियांवाला बाग में मरने वालों की संख्या पर बहुत विवाद रहा। ब्रिटिश रिकॉर्ड में कहा गया कि 379 लोग मारे गए, लेकिन स्थानीय लोगों, स्वतंत्र गवाहों और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जांच के अनुसार यह संख्या हजारों से कहीं अधिक थी। कुछ लोगों के अनुसार 1500 से अधिक लोग घायल हुए थे। कई तो ऐसे भी थे जो अपने जख्मों के साथ गांव लौट गए और धीरे धीरे दम तोड़ते रहे। हंटर कमीशन की पूछताछ में जब जनरल डायर से पूछा गया कि उसने चेतावनी क्यों नहीं दी, तो उसका जवाब था, अगर मैं चेतावनी देता तो लोग भाग जाते। मेरा उद्देश्य भीड़ को सबक सिखाना था। और जब पूछा गया कि क्या यह गोलीबारी दोबारा करता, तो उसने उत्तर दिया, हाँ, अगर वही परिस्थिति होती तो मैं फिर वही करता। यह उत्तर सुनकर भारत की आत्मा एक बार फिर करहा उठी थी। रविंद्रनाथ टैगोर, जिसने उस समय नाइटहुड की उपाधि ले रखी थी, उन्होंने ब्रिटिश वायसराय को एक पत्र लिखा। उन्होंने उस पत्र में कहा, मैं उस सरकार का सम्मान नहीं कर सकता जो मेरे देशवासियों के खून को इतनी बेदर्दी से बहा दे। मैं अपनी उपाधि लौटा रहा हूं। यह एक सांस्कृतिक विद्रोह था, एक कवि का जो बंदूक से नहीं शब्द से लड़ता था। गांधी ने इस घटना के बाद ब्रिटिश न्याय प्रणाली से अपना विश्वास खो दिया। वे जो अब तक समझते थे कि अंग्रेज सुधर सकते हैं, अब जान चुके थे कि उन्हें अब हटाना होगा। उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा, अब लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं, आत्मा की है। उस समय भारत के कोने कोने से जलियांवाला बाग की याद में प्रार्थनाएं हुई, बनारस में दीप जलाए गए, बंगाल में कविताएं लिखी गई, मद्रास में सभाएं हुई और लाहौर में मातम मनाया गया। यह घटना केवल पंजाब की नहीं रही, यह भारत की आत्मा का जख्म बन गई। इंग्लैंड में भी कुछ लोग इस घटना से भयभीत थे। चर्चिल, जो उस समय इंग्लैंड के राजनेता थे, उन्होंने संसद में कहा, यह ब्रिटिश इतिहास का सबसे काला दिन है। हम एक पूरे लोगों की आत्मा को रौंदने का पाप कर बैठे हैं। लेकिन उनके शब्दों के बावजूद डायर के लिए इंग्लैंड में एक शौर्य अभियान चलाया गया। उसे सम्मानित किया गया, चंदा इकट्ठा कर उसे पुरस्कृत किया गया।
भारत के लिए दूसरा अपमान था। पहली चोट जलियांवाला बाग में खून से दी गई थी और दूसरी इंग्लैंड की तालियों से। जलियांवाला बाग की दीवारों पर जो खून सूख गया था वो असल में पूरे भारत की रगों में बहने लगा था। अब बात केवल पंजाब की नहीं रह गई थी, यह बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, असम और कश्मीर तक फैल गई थी। हर गांव, हर गली में यह सवाल उठने लगा, हमने क्या खोया है और अब क्या बाकी है। गांधी अब तक अंग्रेजों से अधिकारों की मांग कर रहे थे, लेकिन इस घटना ने उन्हें भीतर तक हिला दिया। उनके भीतर एक तूफान उठ रहा था, शांति से मगर अडिग। उन्होंने अपने निकट सहयोगी से कहा, अब केवल समझौते नहीं, अब असहयोग होगा, और यह असहयोग सत्य का होगा, लेकिन पूरी ताकत से। यही वो क्षण था जब असहयोग आंदोलन का बीज अंकुरित हुआ। गांधी ने घोषणा की कि अब भारत ब्रिटिश सरकार की किसी संस्था, स्कूल, अदालत, टैक्स या सम्मान को मान्यता नहीं देगा। उन्होंने कहा, जब शासक आपके खून की कीमत तय करे तो आप उसे अपने श्रम की कीमत मत दो। देश भर में ब्रिटिश स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार शुरू हो गया। विद्यार्थियों ने पढ़ाई छोड़ दी, वकीलों ने अदालतों में जाना बंद कर दिया, अध्यापक अपनी नौकरियां छोड़कर सत्याग्रह में शामिल हो गए। पुलिस के कई भारतीय अफसरों ने इस्तीफा दे दिया, और यह सब इस एक भावना से जन्मा था। जलियांवाला बाग की घटना ने कई कांग्रेसी नेताओं को भी बदल दिया। मोतीलाल नेहरू, जो पहले सुधारवादी सोच रखते थे, अब पूर्ण स्वतंत्रता की मांग में शामिल हो गए। जवाहरलाल नेहरू, जो युवा थे और पश्चिमी शिक्षा से प्रभावित, अब भारतीय स्वतंत्रता को अपनी आत्मा बना चुके थे। इस समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कविताओं और लेखों के माध्यम से यह दिखाया कि भारत की संस्कृति अब जाग चुकी है। उन्होंने लिखा, वह खून जो मिट्टी में बहा अब गीत बनकर हर दिशा में गूंज रहा है। ब्रिटिश सरकार के लिए यह अब संकट बन चुका था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये गोलीकांड जो उन्होंने दंगों को रोकने के लिए किया था, वह एक पूरे महाद्वीप को जगा देगा। उन्होंने गांधी जी को समझाने की कोशिश की, उन्हें मिलने बुलाया, सम्मानित करने का प्रयास किया, लेकिन गांधी ने हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उनका उत्तर एक ही था, पहले न्याय फिर संवाद। इसी बीच देश के कोने कोने में जलियांवाला बाग की याद में स्मारक सभाएं होने लगी। गांव में लोग जलियांवाला की मिट्टी लाकर पूजा करते थे। कुछ युवा तो उस दीवार के ईंटें अपने घर ले गए, यह कहते हुए कि यह सिर्फ ईंट नहीं, यह बलिदान है। अंग्रेजों ने हंटर कमेटी की रिपोर्ट छापी, जिसमें डायर को ठीक लेकिन अति उत्साही बताया गया। यह एक और चोट थी भारत की आत्मा पर। इस रिपोर्ट ने देश में गुस्सा और तेज कर दिया। गांधी जी ने कहा, यह कमेटी नहीं, यह अन्याय की दूसरी परत है। हम न केवल अपने खून की कीमत जानते हैं, अब हम उसे वापस लेने का मार्ग भी जानते हैं। अब देश में विदेशी वस्त्रों की होली जलने लगी। खादी का दौर शुरू हुआ, चरखा राष्ट्रीय प्रतीक बन गया। लोग खुद कपड़ा बुनने लगे, न केवल आजीविका के लिए बल्कि यह कहने के लिए कि अब हम आत्मनिर्भर हैं, अब हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। हर गांव में, हर नगर में एक गूंज थी, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग। और यह केवल एक घटना का नाम नहीं था, यह उस क्रोध, उस दुख और उस चेतना का रूप बन चुका था जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। लाखों लोग जेल गए, पर शांति से। कोई हिंसा नहीं, केवल सत्य। लेकिन यह सत्य की ताकत इतनी बड़ी थी कि ब्रिटिश सरकार कांप उठी। उन्हें समझ आ गया कि अगर यह सिलसिला ऐसे ही चला तो भारत पर शासन करना असंभव हो जाएगा। अंग्रेजों ने अब नरमी और दमन दोनों का रास्ता अपनाया। किसी को डराया गया, किसी को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन जनता का विश्वास टूट चुका था, और जो टूटता है वो अब डरता नहीं है। जलियांवाला बाग अब केवल इतिहास नहीं रहा, यह भविष्य बन गया था। इस घटना के कुछ वर्ष बाद एक युवक ने इस नरसंहार की पीड़ा को न्याय में बदलने की ठानी। उसका नाम था उधम सिंह। उन्होंने लंदन जाकर जनरल डायर के समर्थनकर्ता और पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को गोली मार दी। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने कहा, यह बदला नहीं है, यह न्याय है। मैं उस मिट्टी का बेटा हूं जिसे जलियांवाला बाग कहा जाता है। उधम सिंह को फांसी की सजा हुई, लेकिन वो मुस्कुराते हुए फांसी चढ़ गए। उन्होंने अदालत में कहा, मुझे गर्व है कि मैं उस बाग का बेटा हूं जहां मौत से डरना सिखा नहीं जाता। साल बीतते गए, लेकिन जलियांवाला बाग की दीवारों पर समय कभी पूरी तरह से नहीं बैठ सका। हर साल 13 अप्रैल को जब सूरज उसी दिशा से उगता है तो अमृतसर की हवाएं धीमी हो जाती हैं। लोग बाग में आते हैं, मौन बैठते हैं और उन आवाज़ों को सुनते हैं जो 1919 की दोपहर में छूटी थी। गोलियों की आवाज़ें, चीखें, सिसकियां और मौत की खामोश दस्तक।
भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन जलियांवाला बाग की वो दीवारें स्वतंत्रता के साथ नहीं बदली। उन्हें उसी रूप से संरक्षित रखा गया ताकि देश कभी न भूले कि आज़ादी कितने दर्द से आई है। 1951 में भारत सरकार ने इस स्थल को एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में समर्पित किया। एक पत्थर का स्तंभ खड़ा किया गया जिसे देखकर हर भारतीय याद करता है कि आज़ादी केवल संघर्ष से नहीं, बलिदान से भी मिलती है। हर साल हजारों लोग जलियांवाला बाग आते हैं, कुछ श्रद्धांजलि देने, कुछ सच को देखने और कुछ अपने बच्चों को यह बताने कि यह मिट्टी केवल भूमि नहीं, इतिहास है। दीवारों में गोलियों के निशान अब भी गिनने योग्य है। वो कुआं अब भी वही है, लेकिन उसे बंद कर दिया गया है। लेकिन उसके पास खड़े होकर लोग आज भी महसूस करते हैं कि उसमें केवल लाशें नहीं, आत्माएं समाई थी। कई नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों ने बाद में स्वीकार किया कि जलियांवाला बाग ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। भगत सिंह, जो उस समय केवल 11 वर्ष के थे, बाग में घटना के अगले दिन पहुंचे थे। उन्होंने बाद में लिखा कि मैंने खून देखा और उसी दिन तय किया कि अब मेरी कलम नहीं, मेरी जिंदगी क्रांति के लिए समर्पित होगी। यह केवल इतिहास की एक घटना नहीं, एक क्रांति की चिंगारी थी। अंग्रेजों ने डायर को भले ही सजा न दी हो, पर भारतीयों ने इसे इतिहास की अदालत में दोषी ठहराया और सैकड़ों वर्षों तक उसकी निंदा होती रही। उधम सिंह का बलिदान, गांधी का असहयोग आंदोलन, टैगोर का सम्मान लौटाना और करोड़ों भारतीयों का मौन विद्रोह, ये सब उस एक दोपहर की गूंज थी। भारत की चेतना उस दिन शहीदों के साथ उठी थी। स्वतंत्र भारत की संसद में 13 अप्रैल 1961 को जलियांवाला बाग नरसंहार की 42वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यह स्थान केवल एक स्मारक नहीं, हमारी आत्मा का दर्पण है। जब भी हम अपने रास्ते से भटकेंगे, यह बाग हमें फिर से याद दिलाएगा कि हमने क्या खोया और क्या पाया था। अमृतसर के लोग आज भी उस दिन को काला बैसाखी कहते हैं, एक ऐसा पर्व जो रंगों की जगह आंसुओं से मनाया जाता है। लेकिन साथ ही यह वह दिन भी है जब भारत की आज़ादी के लिए पहला सामूहिक आक्रोश गूंजा था, और जिसे न कोई बंदूक दबा सकी और ना कोई सत्ता मिटा सकी। आज भी जलियांवाला बाग में घुसते ही एक अजीब सी निर्वता छा जाती है। लोग अपने आप धीमे बोलने लगते हैं और बच्चों के चेहरे गंभीर हो जाते हैं। हर दीवार एक गवाही है, हर ईंट एक शहीद। उस स्मारक पर लिखा है, यह बाग उन शहीदों को समर्पित है जिन्होंने 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से अपने प्राणों की आहुति दी। ब्रिटेन ने कभी इन नरसंहार के लिए औपचारिक रूप से माफी नहीं मांगी। 2013 में डेविड कैमरन अमृतसर आए और इसे शर्मनाक घटना बताया, लेकिन भारत ने अब तक उस माफी का इंतजार नहीं छोड़ा, क्योंकि एक माफी उन शहीदों के सम्मान की अंतिम मुहर होगी। लेकिन भारत ने जलियांवाला बाग से कुछ और सीखा, यह कि सत्ता चाहे कितनी भी क्रूर हो, सत्य, शांति और संकल्प के आगे वह नहीं टिक सकती। वो लोग जो बाग में मारे गए, उन्होंने न कोई हथियार उठाया, न हिंसा की, पर उनका बलिदान इतना गहरा था कि उसने पूरे साम्राज्य को झुका दिया। भले ही सबके नाम दर्ज ना हो सके हों, लेकिन वे अमर हो गए और उनकी चुप्पियां आज़ादी की घोषणा बन गई। और जब भी कोई बच्चा उस दीवार को देखता है, जब कोई बुजुर्ग उस कुएं के पास मौन खड़ा होता है, जब कोई स्त्री उन गोलियों के निशानों को छूती है, जलियांवाला बाग फिर से जीवित हो उठता है।